जय हिंद बच्चों। आइए आज हम सुमित्रा नंदन पंत की साहित्यिक परिचय के बारे में समझ लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने बिहारी लाल को पढ़ा है और अब इस क्लास में सुमित्रा नंदन पंत की साहित्यिक परिचय को समझेंगे और उसके बाद फिर इनसे संबंधित जो चींटी को देखा और चंद्रलोक पर ये फिर पढ़ा जाएगा बच्चों, समझा जाएगा भावार्थ के साथ, गेय पदों के साथ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम साहित्यिक परिचय में आपसे हमने पिछले भी चर्चा की है और निरंतर हम ये चर्चा करते ही रहेंगे क्योंकि हमको आपको सफल बनाना है। तो बच्चों आइए, ये आप देखिए फ्लो चार्ट, ये फोकस करने वाली चीज़ है बच्चों, यही आपके एग्जाम में आपको नंबर दिलाने वाला है। सबसे पहले आपको इसी को ही लिखना है, 2020 का जो पैटर्न है बच्चों, उसके बाद आपको यही ही लिखना है। बच्चों आप कल के भविष्य हो और जो आज आप सीखेंगे ना, वही कल आपके भावी जीवन में आपको हर कदम पे, पग पग पे आपको प्रोत्साहित करेगा, आपको एक नया रास्ता दिखाएगा ना बच्चों। तो और आपको आपका पहचान भी बनाएगा, यही जो आपका ये अनुभव होगा। तो बच्चों आज हम आपको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर क्लास 10 का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है ना, हिंदी गद्य हो गया, हिंदी काव्य हो गया, संस्कृत है, एकांकी है, निबंध है, रिपोर्ट, आज ये सब पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में समाविष्ट है ना बच्चों। तो उसे हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। तो आज हम पिछली कक्षा में हमने बिहारी लाल को पढ़ा है, सूरदास हो गए हमारे, फिर उसके बाद तुलसीदास हो गए, बिहारी लाल, और अब हम आज पढ़ेंगे ये सुमित्रा नंदन पंत को बच्चों। किसको पढ़ेंगे हम? आइए एक बार देख लीजिए, पहले सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनके जो साहित्यिक परिचय का जो संक्षिप्त पाठ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यही आपको एग्जाम में लिखना है ये सबसे पहले। तो इसके बारे में यहीं से चर्चा करना प्रारंभ करते हैं बच्चों। आपको इसको रटना है ऐसे। आप कॉपी, हमने पिछली भी कक्षा में बताया है कि आप एक कॉपी बना लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, जिससे कम से कम सारी चीज़ें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हमने आपको परीक्षा से पहले सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जितना भी पाठ्यक्रम में दिया है सारी चीज़ों को कंप्लीट कराने के बाद उसके बाद निरंतर क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको एक एक चीज़ रिवाइज कराएंगे। आपको इसी क्लास के माध्यम से ये सारी चीज़ें 90% चीज़ें हम आपको लर्न करा देंगे बच्चों, याद करा देंगे। क्योंकि ये हम पढ़ाने के बाद फिर इससे संबंधित बार बार क्वेश्चन कराते रहेंगे और आपसे क्वेश्चन करते रहेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हर प्रकार से सवाल ऐसे लाते रहेंगे। जीवन परिचय हो गया, निबंध हो गया, संस्कृत से संबंधित जो चीज़ पाठ्यक्रम में है वहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें हैं बच्चों, निरंतर प्रश्न के माध्यम से लाते रहेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इनका जो जन्म है पंत जी का, ये 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है बच्चों? 20 मई 1900 ईस्वी। ये आपको फोकस करना है, एकदम क्लियर है, 20 मई और 1900। 2-4 बार आप बोलेंगे ना बच्चों तो आपको याद हो जाएगा। बस निरंतर 1 हफ्ता, 1 से 2 हफ्ता, बस दिन भर में आप 2-4 बार पन्ना पलट के बोलते जाइए। पंत जी 20 मई 1900 को आए थे धरती पे। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। बस इसी को ऐसे रिपीट करना और बोलते रहना, बोल बोल के पढ़ना, जोर आवाज़ में, कोई शर्म की बात नहीं, ऐसे जोर जोर से बोल बोल के पढ़िए आप। क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे अंक से सफल होने से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जन्म स्थान बच्चों इनका कौसानी है, जो अल्मोड़ा है में पड़ता है, ये उत्तराखंड में है। और शिक्षा इनकी कहाँ तक है? तो इंटरमीडिएट ये पढ़े थे। और पंडित इनके पिता जो हैं बच्चों, पंडित गंगादत्त पंत हैं। पिता कौन है? पंडित गंगादत्त पंत हैं। और माता सरस्वती देवी हैं बच्चों। माता इनकी जो सरस्वती देवी हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में आसानी होगी। देखिए बच्चों, इनकी जो माता हैं वो कौन है? सरस्वती देवी हैं। उसके बाद वास्तविक नाम क्या है? तो गोसाई दत्त है। पंत जी का नाम क्या है वास्तविक? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछ सकता है आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में कि पंत जी का जो है वास्तविक नाम क्या है? तो आप बताएंगे गोसाई दत्त है। लेखन विद्या में क्या है? ये काव्य और गद्य अर्थात ये लेखक भी हैं और कवि भी हैं, दोनों ये लिखे हैं।
आगे बच्चों इनकी जो भाषा है, भाषा के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी सरल है, सरल सरस और सुकोमल और प्लस खड़ी बोली में ही लिखे हैं। और शैली बच्चों इनका कैसा है, तो चित्रमय है, संगीतात्मक है, अर्थात लय में है, गेय पद में है और प्लस मुक्तक है। चूंकि गेय पद में है बच्चों तो शैली मुक्तक अवश्य होगी। और आगे अब बच्चों देख लेते हैं इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने संसार को कब छोड़ दिया, तो इन्होंने 28 दिसंबर 1977 को, अर्थात इनकी उम्र जो है 77 वर्ष की अवस्था में ये दुनिया को छोड़ के चले गए। कब इनकी मृत्यु हुई बच्चों, तो दिसंबर। जन्म कब हुआ, 20 मई, और मृत्यु कब हुई, 28 दिसंबर। 20 मई 1900 और 28 दिसंबर 1977। तो बच्चों अब हम इनके, चूँकि हमको विस्तार से याद रखना है, काफ़ी समय तक अपने दिमाग में दृष्टिपटल पे इनके जीवन परिचय को, साहित्य परिचय को अपने दिमाग में बनाए रखना है। इसके लिए बच्चों हम इनके बारे में विस्तार से जानना बहुत आवश्यक होता है। किसी के बारे में बच्चों अगर हमको उनकी छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में ज़्यादा समय के लिए बना के रखना है, तो उनके बारे में कहानी की तरह 1 से 2 बार सुनना, जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए बच्चों अब हम प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं जी। चलिए बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 20 मई 1900 ईस्वी कौसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का शरीरांत हो गया। कितने ही दुख की बात है बच्चों की, 6 घंटे बाद ही इनकी माता ने स्वर्ग सिधार लिया और इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी के पास करके ये प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए। किंतु सन 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में प्रवृत्त हो गए। इन्होंने बच्चों संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला का गंभीर अध्ययन किया, अर्थात बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन, आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही है। बच्चों संगीत से इन्हें बहुत प्रेम था। तो ये सन 1950 ईस्वी में, सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए, अर्थात ऑल इंडिया रेडियो पर परामर्शदाता के रूप में परामर्श देने के लिए नियुक्त हुए। और सन 1957 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो के से संबद्ध हो गए। दीर्घकाल तक हिंदी जो साहित्य थी वो निरंतर सेवा करती रही। हिंदी साहित्य में इन्होंने निरंतर सेवा की। दीर्घकाल अर्थात ज़्यादा समय तक इन्होंने हिंदी साहित्य की लगातार सेवा करते रहे। फिर हिंदी साहित्य अकादमी ने कला और बूढ़ा चांद, इनकी एक जो रचना है बच्चों, कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें पुरस्कृत किया, सम्मानित किया, तथा भारत सरकार ने भी इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। और इनकी जो कृत है चिदम्बरा बच्चों, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि पूछा जाएगा इनको प्रश्न कि इनको चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ किस कृति पर इनके किस कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बच्चों। कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला के रूप में 1 लाख रुपया इनको मिला नकद। और इनको फिर लोकायतन जो महाकाव्य है पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। एक प्रकार का ये भी पुरस्कार है बच्चों, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला। किस पर मिला बच्चों? तो लोकायतन पर मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों किस पे मिला? तो चिदम्बरा पर मिला। इसमें 1 लाख नकद रुपया दिया गया इनको। आगे बच्चों सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर 1927, बच्चों देखिए आपके दिमाग में फिर दोबारा क्लिक किया कि 28 दिसंबर 1977 में ये भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले लिए। वाइए बच्चों इनके मेन रचनाएं जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 रचनाएं आपको याद ही करना है, किसी भी हाल में आपको रटना ही है, बार बार रिवाइज करते हुए। आप बोल के पढ़ेंगे। हमने पहले भी चर्चा की है कि जितनी बार आप जितनी बोल के जितनी बार मैक्सिमम मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करते रहना है।
अर्थात बार बार इसको पढ़ते रहना, पन्ना पलटते रहना है, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा आपको। टारगेट अपने दिमाग में, हर सुबह उठेंगे तो आप दिमाग में ये सोच कर उठिए कि मुझे आज मैक्सिमम पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ये भी सोचना, पढ़ने से पहले ये भी सोचना कि क्यों पढ़ना है मैक्सिमम। तो वो इसलिए पढ़ना कि हमको 90+ मार्क लेके आना है। तो बच्चों अब ये आइए इनकी रचनाओं को जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बीड़ा ग्रंथि पल्लव पल्लवनी अतिमा गुंजन युगांत युगवाड़ी ग्राम्या स्वर्ण किरण स्वर्ण धूल उत्तरा काला और बूढ़ा चांद युगपथ शिल्पी चिदम्बरा रीता लोकायतन रश्मिबंध रजत शिखर इत्यादि इनके बच्चों रचनाएं हैं। आइए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा सा बच्चों छोटा करना पड़ेगा, आप ध्यान से अब बड़ा करते हुए पढ़ लीजिएगा। देखिए ये बस यहाँ तक। तो बच्चों ये देखिए प्रसाद तथा निराला, देखिए यहाँ पर प्रसाद तथा निराला, जो प्रसाद और निराला जी हैं ना बच्चों, जयशंकर प्रसाद और निराला जी ये छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो भाई की भांति पंत भी छायावाद के ही आधार स्तंभ हैं। छायावाद में बच्चों 4 लेखक मेन आते हैं। एक तो आपके जयशंकर प्रसाद हो गए, दूसरे निराला हो गए, तीसरे सुमित्रानंदन पंत और चौथे नंबर पर बच्चों महादेवी वर्मा। ये 4 मेन हैं, आधार स्तंभ हैं छायावाद के। किसके बच्चों? ये छायावाद के। ये सब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये आपको आगे बहुत काम आएगा, 12 में काम आएगा, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। तो आगे देखिए बच्चों, जो छायावाद है, छायावाद अपने पूरे सौंदर्य और समृद्धि के साथ पंत के काव्य में प्रकट हुआ है। ये प्रकृति के सुंदर सजीव मनोरम दृश्य अंकित करने में सिद्धहस्त हैं, अर्थात ये प्राकृतिक कवि इनको कह सकते हैं आप। अतः इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पर ये इसको आप ध्यान देंगे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। तो आप देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि, तो ये आप बच्चों पंत को कहा गया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। देगा जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा या पंत जी, तो आप पंत जी पे टिक लगाएंगे। अब आगे बच्चों देखिए, पंत के काव्य जीवन की यात्रा के स्पष्टतः 3 सोपान माने जा सकते हैं। क्या क्या सोपान माने जा सकते हैं बच्चों? देखिए 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देते हैं। आप देखिए छायावादी काव्य रचनाएं इनकी हैं, प्रगतिवादी काव्य कथा भी है, और श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित होने के पश्चात अंतश्चेतनावादी भी हैं ये बच्चों। अंतश्चेतनावादी भी कविताएं लिखे हैं। देखिए अंतश्चेतनावादी कविताएं भी इन्होंने लिखा है, जहां पर मानवतावाद के सच्चे समर्थक के रूप में प्रकट हुए हैं। बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये मानवतावादी के क्या हैं, मानवतावाद के सच्चे समर्थक हैं बच्चों। आइए हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा और ध्यान से कंसंट्रेशन से सुन लीजिए बच्चों। ये आपका जो धैर्य के साथ सुनना बहुत ही आपको काम आएगा फ्यूचर में। तो देखिए बच्चों, पंत के काव्य में मानवता के प्रति जो सहज आस्था है, ये एक नवीन सुंदर सुखी समाज की सृष्टि के प्रति आशावान है। क्या चाहते हैं कि एक नया समाज बने, सुंदर समाज बने और सुखी समाज बने। इसी की आशा को रख के अपने मन में ये कविता लिखते हैं। विश्व बंधुत्व भ्रातृत्व अर्थात विश्व बंधुत्व हो, भाईचारा की भावना हो प्रति ये आशावादी स्तर से इनके काव्य को उदात्त बनाता है। तो बच्चों ये आशावादी किस चीज के लिए है? भ्रातृत्व मतलब भाईचारा बनी रहे, ये आशा बना के अपने मन में, और इसी हिसाब से ये कविता लिखते हैं। पंत जी 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे। बच्चों आपको पता है कि इनकी माँ जो है इनको 6 घंटे बाद ही वो चल बसी थी इनके जन्म के। और बताइए 7 वर्ष में ही बच्चों, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि 7 वर्ष की आयु में ही ये क्या होते हैं, कविता लिखने लगते हैं, कविता की रचना करने लगते हैं। उसके बाद में इनकी जो प्रथम रचना है गिरजे का घंटा, जो 1916 में आई थी रचना गिरजे का घंटा। ये देखिए बच्चों प्रथम रचना गिरजे का घंटा। ये जो गिरजे का घंटा है बच्चों,
ये नामक, हाँ, गिरजे का घंटा नामक जो ये रचना है बच्चों, इसके पश्चात निरंतर काव्य साधना में ये तल्लीन हो गए, फिर निरंतर लिखने लगे। इनकी जो भाषा चित्रमयी और अलंकृत है, स्पष्ट है, सशक्त और बिंब योजना से है, ने उसे अत्यंत प्रभावमयी भी बना दिया है। और संक्षेप में सुंदर सुकुमार भावों के चतुर चितेरे पंत ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा माधुर्य और सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है बच्चों इन्होंने। पंत जी गंभीर विचारक हैं, अर्थात ये हल्के में ऐसे नहीं लेते हैं, बड़ा ही गहराई से सोचते हैं किसी भी चीज को। उत्कृष्ट कवि हैं, मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी हैं भी हैं, कलाकार भी हैं। इन्होंने जिन्होंने नवीन सृष्टि के उद्भव की कल्पना की है। पंत जी की शैली जो है बच्चों गीतात्मक है, मुक्त शैली में है, अर्थात बच्चों जो इन्होंने कविता लिखी है या रचना की है पद में, उसको गीतमय कर दिया है, गद्य लय युक्त कर दिया है। इसलिए इनकी जो शैली है बच्चों, हमेशा जो गीत में होगा वो ध्यान देना बच्चों, एग्जाम टाइम में आ जाएगा, तो ये बात अपने दिमाग में आप बना के रखिएगा कि कोई भी पद अगर गीतात्मक है तो उसकी जो शैली होगी हमेशा मुक्त शैली ही होगी बच्चों। अगर गीत में लयबद्ध है तो आप मुक्त शैली ही समझ के रखिए, माइंड में बना के रखिए। आगे बच्चों, ये सरलता, संगीतात्मकता और अभिव्यंजना शक्ति की प्रधानता भी रखते हैं। आगे बच्चों ये देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी से रिलेटिव आपसे कविता दिया भी गया है। चींटी कविता युगवाणी में संकलित है। किसमें संकलित है बच्चों? इनकी एक युगवाणी है, शीर्षक से संकलित है, तो उसमें चींटी नामक एक कविता है, और सारे भी कविताएं हैं। संकलित है अर्थात उसमें और सारी कई कविताएं हैं, जिसमें चींटी है, बता रहे हैं कविता युगवाणी में संकलित है। और इस कविता में चींटी के श्रमजीवी, श्रमजित, सामाजिक, निर्भय, निडर, आपसी सामंजस्यतापूर्ण स्वभाव को के माध्यम से श्रेष्ठ नागरिकों के गुणों की आवश्यकता पर विधिवत प्रकाश डाला है बच्चों। इसको बड़े ही मार्मिक ढंग से आपको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आगे फिर जो नेक्स्ट पंक्ति कविता है बच्चों, ये आपका है चंद्रलोक। चंद्रलोक में प्रथम बार। इस कविता में बच्चों चंद्रमा पर मानव के पदार्पण को गौरवशाली एवं नए युग का प्रारंभ मानकर पृथ्वी पर व्याप्त भेदभाव, कटुता, नफरत, घृणा, आपसी वैमनस्यता, आपसी दुराव को दूर करने का मानवतावादी विश्व की कामना की गई है बच्चों। तो आप इसको 2 से 3 बार जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा। आप इसको स्पीड को भी बढ़ा के सुन सकते हैं बच्चों। बस आपके ये फोकस कीजिए, मैक्सिमम मल्टीपल टाइम आप इसको सुन लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है बच्चों, जैसे आपका हमने पहले भी बताया, ये देखिए, ये आपका फ्लो चार्ट हो गया, ये तो आपका इम्पोर्टेंट, इसको आप कॉपी में सीधा सीधा उतार लीजिए अभी के अभी। और उसके बाद में ये जो रचनाएं हैं बच्चों, ये देखिए रचनाएं, जब आप एक काम कीजिएगा, रचना आप पूरी लिखिएगा, लिखने में बिल्कुल भी संकोच ना कीजिएगा। ये रचना बच्चों आप पूरा लिखिएगा। इससे क्या होगा, जब आप इतना पूरा लिख लेंगे ना और पढ़ते रहेंगे, तो इसमें से 2-4 आपकी जुबान पे रखा रहेगा, फट से आप लिख देंगे। क्योंकि जब हम कोई चीज़ थोड़ा सा याद रहे हमेशा के लिए, उससे रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं। अब जैसे मान लो आपको 2 रचना, मुश्किल से एक ही रचना लिखने को आएगा, और आप इसको देखते रहेंगे, नहीं रटे, ऐसे पन्ना पलट के 2-4 बार ऐसे हफ्ते में 10 दिन में देख लिए, याद किए पहले 2-3 दिन लगातार, उसके बाद में बीच बीच में ऐसे पन्ना पलट के देखते, तो आपको कोई ना कोई मुंह पे आ ही जाएगा, जुबान पे, दिमाग पे, एग्जाम टाइम में आ ही जाएगा। बीड़ा हो गया, ग्रंथि हो गया। अगर ऑप्शनल में दे दिया तब तो आपके सामने रहेगा ही, 2-3 नहीं रहेगा, 1 रहेगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चों। तो मुझे पूरी आशा है, पूरी आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको धैर्यपूर्वक सुने होंगे, और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हमारी यही कामना है कि हम आपको अपना 100% परिश्रम कर सकें, मेहनत कर सकें आपके लिए, और आपके भावी जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए हम अपना प्रयास कर सकें, हम स्वयं कुछ आपके लिए बस कर सकें। यही मेरी इच्छा है, मेरी अंतरात्मा की यही इच्छा जगी कि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊँ। मुझे जो ज्ञान बुद्धि, अल्प बुद्धि जो भगवान ने दी है, ईश्वर ने, उससे मैं आपको थोड़ा सा जागरूक करते हुए
और चीज़ों की इम्पोर्टेंस को बताते हुए। बच्चों, पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस को जब जान के आप पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप जानेंगे कि ये आज ही नहीं हमें काम आने वाला है, ये हमें क्लास 12 में भी काम आएगा। प्लस जब हम आगे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे बच्चों, आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आज से ही अपने दिमाग में बना लीजिए कि हमको जीवन में ये चीज़ बनना है, और उसी को टारगेट करके पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़िए। ना कि सिर्फ आपको हाई स्कूल एग्जाम पास करना है, नहीं, आपको वो लक्ष्य प्राप्त करना है जो भी आप बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं बच्चों, आप बन सकते हैं। और यह हर आपको हर कदम में काम आएगा। तो आइए बच्चों, इसी वाक्यों के साथ, शब्दों के साथ हम अब ये वीडियो समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। चींटी को देखा बड़ा ही सुंदर है बच्चों, इससे आपको बड़ा ही प्रोत्साहन मिलेगा, बड़ी ही ऊर्जा मिलेगी। आप इसको अवश्य पढ़िएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।